हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में जो हम सब जानने वाले हैं वो मार्क्समैन बुक की जो आपके बिहार दरोगा को लेकर के जो सीरीज़ शुरू की गई है उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और इस सीरीज में आपके टोटल 100 सेट दिए गए हैं जिसको कि हम डेली वाइज आपको एक एक सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस सीरीज में अभी हमारा चल रहा है साइंस का फिजिक्स। तो आपने इसके पहले के 2 सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लेंगे। और आज हमारा साइंस का तीसरा सेट होगा और ओवरऑल 65 नंबर की सेट होगी। तो इस सेट को हम लोग पूरा लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें टोटल जो आपके कौन कौन से पॉइंट दिए गए हैं जिससे संबंधित हमें प्रश्न दिखाई देगा वह है ऊष्मा एवं ऊष्मागत की, त्वरण गति, ध्वनि, विद्युत धारा, चालकता एवं नाभिकीय भौतिकी से संबंधित इसमें पूरे 100 प्रश्न होंगे। तो आप अंत तक बने रहेंगे। और ये जो बुक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा को लेकर के, तो इसका आंसर भी आप लोग करते चलेंगे और आखिरी में टोटल नंबर आप ज़रूर बताएंगे। तो आइए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जिनका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है 26 दिसंबर को, उनके लिए हम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक ओपन टेस्ट 4 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में। तो आप लोग इसके लिए आपको एक नीचे ग्रुप की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर सारी डिटेल आपको बता दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करेंगे आज का सीरीज पहला प्रश्न के साथ। देखेंगे पहला प्रश्न क्या कहता है कि शुष्क सेल या बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो हम प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, तरंग गति से संबंधित प्रश्न है। दूसरा क्या कहता है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो है पृथ्वी की सतह से जो परावर्तित होता है आयन मंडल से। ऑप्शन नंबर बी। तीसरा प्रश्न है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परावर्तित किया जाता है किसके द्वारा। बेतार के तार की अगर बात किया जाए तो ये परावर्तित किया जाएगा आयनोस्फीयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न कहता है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। रेडियो तरंग के लिए आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर डी। पांचवा प्रश्न है, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है कितना। तो दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान जो होता है प्रसार, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा 390 से 750 न्यूटन मीटर के बीच में। क्लियर है? आगे चलेंगे। चौथा प्रश्न हो गया हमारा पांचवा। छठा पे आएंगे तो छठा प्रश्न कहता है, चलिए 6 नंबर की प्रश्न देखेंगे कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग जो है शून्य में संचरण नहीं कर सकता है। सातवां प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्घ्य के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है सबको? आठवां प्रश्न देखेंगे, आंसर करते चलेंगे। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है। गलत तो गलत ही सही, मगर आंसर करेंगे वो ज़्यादा दिमाग में आएगा। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं उसमें एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। जितना गलती करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में वो प्रश्न बैठेगा। अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर की, एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग करता है कौन से तरंग का। तो राडार में जो प्रयोग किया जाता है वह सही आंसर है रेडियो तरंग। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर की, जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। जब भी ध्यान रखेंगे कि जब भी समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो उसमें जो पतित विकिरण होती है 10⁻⁻7 की होती है। चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो राष्ट्रीय दृष्टि उपकरण में जो किया जाएगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवक्षय तरंग हो जाएगा।
सॉरी अवरक्त तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अवरक्त तरंग। हाँ, 12 नंबर प्रश्न है कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। आंत के रोग में जो हम प्रयोग करते हैं उसमें कौन सी किरण होती है, तो एक्स किरण का प्रयोग करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है किसका, तो सीटी स्कैन करने में जो प्रयोग में लाया जाता है वह होता है एक्स किरणें, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर का जो प्रश्न है ध्वनि से संबंधित है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें, आंसर करेंगे ध्वनि का वेग जो है अधिकतम शब्द जो होता है वह होगा निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो ध्वनि की गति जो अधिकतम होती है वह होता है लोहा में, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर का प्रश्न सुधार लेंगे, इसमें आंसर गलत दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे धातु में। 15 हो गया। 16 नंबर देखेंगे कि ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 17 नंबर देखेंगे कि म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को कैसा रखना चाहिए, तो इसके लिए कैसी होनी चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है, तो ये होना चाहिए लगभग 16.5 मीटर, आपको डायरेक्ट देगा 17 मीटर, ठीक है। हाँ, 19वां प्रश्न है कि इस ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके, तो स्पष्ट रूप से 16.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। हाँ, यहीं पे वो सेम प्रश्न है 17 मीटर वाला। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है, ध्वनि का वेग वायु में कितना होता है, तो 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, नॉर्मली 332 आपको दिखाई देगा मीटर पर सेकेंड। 21वां प्रश्न है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्यों नहीं सुन सकते हैं चंद्रमा पर, क्योंकि वहां पर कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर कहता है कि प्राश्रव्य वो ध्वनियां हैं जिसकी आवृत्ति होती है, तो प्राश्रव्य वो ध्वनि है जो कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक का होता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाएगा वह होगा सोनोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है, तो चमगादड़ जो है अंधेरी रात में उड़ता है क्योंकि वो अपने आप में पराध्वनि तरंगे निकालता है और उन्हीं के द्वारा निर्देश दिए जाने पर अपना काम करता है। 25 नंबर का प्रश्न है कि प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है, तो ओजोन लेयर में बाधा होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा 26 नंबर कहता है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाएगा यह ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। 27वां प्रश्न है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जब भी दो लोग आपस में बात करेगा तो लगभग 30 से 45 डेसिबल के बीच का अनुमानतः होते हैं। 28वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितनी होती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 डेसिबल तक। 45 डेसिबल तक अच्छा माना जाता है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है, मतलब कितना सुन सकते हैं, तो लगभग 85 डेसिबल तक, ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। हाँ, 85 से 90 आपको दिखाई देगा। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि कितना होता है, तो मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि होता है वो आपके हो जाएंगे 60 डेसिबल, ठीक है। WHO के अनुसार हमें 45 डेसिबल की कहा जाता है और जो लगभग 85 से 90 तक है, इसलिए मानक जो एक आधार माना गया वो 60 डेसिबल तक हम सही सलामत रह सकते। क्लियर।
आगे चलेंगे, 31 नंबर का प्रश्न है, इसको देखेंगे तो कहता है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो अंतर किसके कारण किया जाएगा? केवल ध्वनि गुणता यानी कि क्वालिटी के कारण किया जाता है। 32 कहता है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग लंबाई किसकी अधिक होगी? तो सही आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग की, ऑप्शन नंबर डी। हमारा 33वां प्रश्न है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई का द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग, नहीं रेडियो तरंग, एक मिनट, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण के लिए किया जाता है? 33 का आंसर सुधार लेंगे, आपके बुक में भी वो गलत दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे, सूक्ष्म तरंगे। 34 नंबर है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? टेलीविजन ग्राही के लिए जब बात करेगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला प्रश्न की ओर, कहता है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? तो चित्र का संचरण के लिए हम आयाम मॉडुलन का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे का जो पॉइंट है वो विद्युत धारा से संबंधित है। तो देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? पीडीएफ में हो सकता है धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। 37 नंबर प्रश्न है कि डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, यह वास्तव में क्या होता है? तो डायनमो जो होता है ये वास्तव में होता है ऊर्जा का परिवर्तक, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर है कि डायनमो परिवर्तित करता है किसको किससे? डायनमो जो परिवर्तित करता है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 39 नंबर प्रश्न है कि डायनमो का कार्य क्या होता है? तो डायनमो का जो कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने में प्रयोग करता है डायनमो। 40वां प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि टरबाइन एवं डायनमो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल ऊर्जा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है आपको 41वां कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होगा कि ये ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। ऊर्जा में ही वैद्युत ऊर्जा प्राप्त करेगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता। आगे देखेंगे 42 नंबर प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन है? अभी हमने ऊपर में देखा था, तो यहाँ पर जो बात है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। ऊपर में जो हमने देखा था वो यांत्रिक से विद्युत था, तब डायनमो। 43वां है कि कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जो प्रायः जलता है ये हो जाएगा वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर आएंगे कि टंगस्टन धातु की खोज टॉरबर्न बर्गमैन ने कब की थी? टंगस्टन धातु की खोज किसने किया है? तो टॉरबर्न बर्गमैन ने। और कब किया है? तो 1781 में। 45 नंबर प्रश्न कहता है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, तो ये होगा 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक, ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। 47वां है कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? तो ये जुड़ता है आधार सिरा से, ऑप्शन नंबर ए। 48वां है कि विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ जो अर्थिंग हम लोग कहते हैं वो सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो 49 का ये हो जाएगा चांदी, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तार। अगला है 50 नंबर, कहता है कि निम्न में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और सोना में से अगर देखेंगे तो
तांबा सबसे अच्छा है। अगला देखेंगे फ्यूज का सिद्धांत क्या है। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। 52 नंबर की प्रश्न कहता है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता जो होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति बटा निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए और निम्न गलनांक होनी चाहिए। 53 नंबर की प्रश्न कहता है कि घर की सुरक्षित सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका, फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका क्या होगा, तो 53 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि गलनांक हमेशा कम होना चाहिए। 54 है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हाइड्रोजन लैंप की तंतु किसकी होती है, तो टंगस्टन एवं सोडियम का, टंगस्टन और सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है हमारा 55 नंबर का प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः, तो घरेलू विद्युत तार जो है ये मूलतः समानांतर संबंधित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणामी कोटि, तो सही आंसर 10⁻6 ओम का होता है। 57 है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, तो सामान्य ट्यूबलाइट में जो गैस होता है वो आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर का प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 58 की फ्लोरेसेंट ट्यूब यानी कि प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो प्रतिदीप्त बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो मरकरी और नियॉन का होता है, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 59 है कि एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान्य दिया जाता है क्योंकि। 59 का आंसर देखेंगे ऑप्शन बड़े बड़े से हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। प्रश्न हमारा 60 नंबर कहता है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि तंतु को गर्म करके। 61 है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो विद्युत बल्ब के अंदर जो रहेगा हमेशा आर्गन रहेगा। 62 नंबर है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं किस लिए, तो ट्रांसफार्मर का काम ही होता है एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करना, घटाना और बढ़ाना। प्रश्न देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है। प्रश्न को समझेंगे, नहीं है का बात कर रहा है, तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग नहीं करते हैं। मोटर चलाने में काम करती, इलेक्ट्रिक मोटर में, विद्युत शक्ति संचारण में और इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने में काम आता है। प्रश्न हमारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को जब दिष्ट धारा में बदला जाता है तो उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कारण है वह है भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा चालकता से यानी कि संबंधित है। अति चालक का लक्षण है, तो अति चालक का लक्षण क्या होनी चाहिए, शून्य पारगम्यता होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नव आविष्कृत उच्च ताप अति चालक है किस धातु का, तो ये है सिरेमिक ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, नव आविष्कृत उच्च ताप सिरेमिक ऑक्साइड का होता है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है कितना, तो सही आंसर हो जाएगा 0। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर 0 हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में जो विद्युत प्रतिरोध होता है वह होता है कितना, तो अनंत होती है, संपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी, तो सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम का प्रयोग हम ट्रांजिस्टर में करते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है।
नाभिकीय भौतिकी में क्या है सबसे पहला और 71 नंबर प्रश्न कहता है कि साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन का प्रयोग हम प्रोटॉन के प्रयोग त्वरित करने के लिए करते हैं। प्रश्न है अगला कि पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। गामा उत्सर्जक है या नहीं, तो इसके लिए हम प्रस्फुरन गणक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 73 है निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो सर्वाधिक ऊर्जा हो जाएगा एक्सरे में, ऑप्शन नंबर बी। 74 है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके द्वारा। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम में किससे होता है, संलयन से, परमाणु में विखंडन से। अगला प्रश्न है 75 नंबर कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तारा ऊर्जा किससे प्राप्त करता है, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है 76 कि सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या होता है। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का जो कारण है मुख्यतः हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है। 77 है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत के रूप में जाना जाता है सौर सेल को, ऑप्शन नंबर ए। परमाणु रिएक्टर क्या है, परमाणु रिएक्टर क्या होता है, तो एक आणविक भट्टी होती है, ऑप्शन नंबर डी। 79 है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर पूछा जा रहा है, और तो देखेंगे तो 79 का हो जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन होता है। 80 है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है, गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है हमारा 81 है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है। तो ये है हमारे पास थोरियम, हमारे पास थोरियम है, यूरेनियम इतना ज़्यादा नहीं है, पर थोरियम जो है नाभिकीय ईंधन सबसे ज़्यादा हमारे पास है। हम निर्यात आयात दोनों। आगे देखेंगे 82 कहता है कि एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये सेम प्रश्न है, 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। 83 का हो जाएगा कैडमियम जो है ये परमाणु ईंधन में नहीं है। 84 है कि निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम। इसमें कौन ईंधन नहीं है ये चूज करना है, तो हीलियम ईंधन नहीं है। आगे देखेंगे 85 क्या कहता है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा 86 की परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो हाइड्रोजन का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन नंबर ए। 87 है कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। ये अक्सर कभी कभी प्रश्न अनियंत्रित और नियंत्रित वाला दे देता है। संलयन तो हम सब जानते हैं, मगर इसमें कभी कभी फंसाने के लिए देता है, तो ध्यान रखेंगे अनियंत्रित हाइड्रोजन बम में काम आता है संलयन अभिक्रिया। 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है, एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम, जर्कोनियम। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा जर्कोनियम, ऑप्शन नंबर डी। 89 है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हम यूरेनियम का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 90 नंबर प्रश्न कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित करेगा उसमें अल्फा, बीटा और गामा सभी होते हैं। 91 है अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। तो कंट्रोल छड़ का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 92 है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है। तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है।
अमेरिका के सहयोग से बना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ही है। अगला है हमारा 94 की ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? तो ध्रुव पूर्णिमा और साइरस ये सभी क्या है? तो ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ऑप्शन नंबर ए। कल्पक्कम प्रसिद्ध है, तो सही आंसर हो जाएगा परमाणु शक्ति संयंत्र केंद्र कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे 96 कहता है कि इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो हो जाएगा तमिलनाडु में ही स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 97 है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो ये है नरौरा, जो कि उत्तर प्रदेश में। 98 कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? तो ये प्रयोग किया जाता है प्लूटोनियम का, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 99 कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा शीतलक लाया जाएगा? तो ये लाया जाता है द्रवित सोडियम का, ऑप्शन नंबर डी। और आखिरी प्रश्न है इस सेट का, सेट नंबर 65 का, कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का काम होता है न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। तो टोटल ये रहे आपके 65 नंबर टेस्ट सीरीज का 100 प्रश्न, जो कि भिन्न भिन्न चैप्टर से संबंधित थे। अच्छा खासा प्रश्न इसका और बढ़िया सा प्रश्न था। अब आगे देखेंगे, इसी में कंटिन्यू हम लोग कर देते हैं टेस्ट सीरीज 66 को। और इसमें जो हम लोग को जानने के लिए है उसमें पॉइंट है नाभिकीय भौतिकी जानेंगे, कंप्यूटर जानेंगे और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे प्रश्न को इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इसका पहला प्रश्न देखिएगा 76 का, आंसर करते चलेंगे जल्दी जल्दी में। पहला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाएगा ग्रेफाइट या भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो जिसमें जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जल आता है, तो ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है कि भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? अणु बम के विकास से संबंधित जो है तो राजा रमन्ना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, राजा रमन के हैं। आगे है हमारा प्रश्न कहता है, चौथा नंबर देखेंगे कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? पोखरण वाला तो स्माइलिंग बुद्धा, बुढ़ा हंस रहा है वही वाला, क्योंकि इसका परीक्षण करने के समय पे कौन थे 1974 में? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है ना। आगे देखिएगा, पांचवा, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? पूरे 24 साल बाद हुआ था, तो 11 मई 1998 को। 11 से 13 मई के बीच में हुआ था। छठा प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है कि मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, बताइए पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है। सातवां है, अगला जो पॉइंट हमारा कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो पहला कहता है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? तो बाबूजी इसके कौन है? चार्ल्स बैबेज हैं, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक या पिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक का किया था एल.एम. ट्यूरिंग, डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। 10 नंबर प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहाँ? तो डिजिटल कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर है कि साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है इंटरनेट क्या है?
इंटरनेट जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र माना जाता है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है निकनेट, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है कहाँ? तो परम का जो निर्माण किया था ये किया था पुणे में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर की भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है हमारा परम। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो परियोजना की जब बात करेगा तो अनुपम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा? तो BARC के द्वारा किया गया है भाभा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। हाँ, और अनुपम झील है बिहार में, सही है। आगे देखेंगे 17 नंबर कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो शब्द लंबाई की परास कितनी होती है? 64 बीट तक होती है। 18वां है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा टाइटन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे 19 नंबर क्या कहता है? WLL का अर्थ क्या है? WLL का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर है वायरलेस इन लोकल लूप होता है। 20 नंबर प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? आंसर करेंगे तो देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड। कैरेंट से संबंधित एक प्रश्न बताएंगे देहरादून का। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा MICR का प्रयोग हम बैंकिंग सिस्टम में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न हमारा 22वां कि किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर की प्रश्न देखेंगे क्या कहता है कि निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर से प्रयुक्त होती है? लेजर प्रिंटर से जो प्रयुक्त होगा सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग करते हैं हम। 24वां प्रश्न, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अर्धचालक लेजर का। 25वां प्रश्न कहता है कि डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप टाइप के लिए लेजर प्रिंटर का हम प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न है इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है, बहुत बार आपने सुना होगा और नेट वगैरह पे देखे भी होंगे, आगे में शुरू में लिखा रहता है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका निर्माण कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए अगला प्रश्न भी शायद वही है कि www का आविष्कारक माना जाता है, तो ये हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह क्या है? तो यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। प्रश्न हमारा ब्लूटूथ तकनीक की अनुमति देती है किसका? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण करने में। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशीय भंडारण या मोडम। 30 का आंसर करेंगे मोडम का प्रयोग जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर उपकरण है मगर कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली नहीं। 31 कहता है कि स्पैम यानी कि किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किससे संबंधित है? तो स्पैम का प्रयोग हम कंप्यूटर से करते हैं। आप अपना मेल वगैरह भी चेक करेंगे तो उसमें भी दिखाई देता है एक स्पैम। स्पैम का मतलब होता है अनचाही चीज़, अनवांटेड जिसको बोलते हैं, बिना मतलब के। 32 नंबर है कि याहू, गूगल एवं MSN है, तो ये सभी क्या है? इंटरनेट साइट है। बाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाईमैक्स का संबंध होता है संचार प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर वायरस होता है एक क्या है? कंप्यूटर वायरस जो होता है ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है।
35 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है विउद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम, यानी कि बिना उद्देश्य के कार्यक्रम जो होता है उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। प्रश्न हमारा 36 नंबर कहता है कि अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर कार्यप्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है किसके द्वारा। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है WOS जिसको कहते हैं, यह विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट का अभी CEO कौन बना है, सत्य नडेला। आगे है 38वां देखेंगे। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या होता है। तो वो क्या रहता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। 39 कहता है कि कंप्यूटर के स्मृति का मापन किया जाता है, यानी कि उसकी जो उपयोगिता है दिमाग, वो बिट्स के द्वारा मापी जाती है। द्विआधारी यानी कि बाइनरी संख्या कौन कौन से होते हैं, ये मैथ में भी पूछा जाता है। तो 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। 41वां है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है कितने अंकों का। तो एक बाइट में 8 अंक होते हैं, 8 द्विधारी अंक होते हैं। 42वां है कि 8 बीटों के समूह को क्या कहते हैं। जब 8 बीट मिलता है तो एक बाइट बनता है, ऑप्शन नंबर बी। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होते हैं, आपका आंसर अभी हमने देखा 8 बिट्स के बराबर होता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है किससे। तो कंप्यूटर में शब्द का माप किया जाता है बिट्स से, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न हमारा 45वां कि 1 किलोबाइट समान है किसका। तो 1 किलोबाइट जो है समान होता है 1024 बाइट के। 1 KB जो बोलते हैं, ये सब तो डेली आप लोग यूज करते हैं। KB GB 2-4 GB काम चल जाता है दिन भर। आगे है 46वां कि 1 मेगाबाइट मेमोरी है MB। अब तो फेसबुक मेटा बना देवे किया है, दिन भर बेड पे लेट के वाईफाई चलाते रहिए, फेसबुक है ना। मेटा किसका नाम हो गया, फेसबुक का ना। 46 देखेंगे। 46वां हो गया कि 1024 किलोबाइट यानी कि 1024 KB बराबर 1 MB। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10,48,576 बाइट में पूछ रहा है। 1 MB बराबर कितना बाइट, तो 10,48,576 बाइट। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है कितना, लगभग में दिया है तो मेगाबाइट यानी कि MB। पद MB का प्रयोग किया जाता है किस लिए। MB का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मेगाबाइट के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 50वां प्रश्न कहता है लैन का तात्पर्य है LAN। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। एक डेटाबेस में फील्ड होती है, क्या होता है। तो डेटाबेस में फील्ड जो है जानकारी की श्रेणी के लिए होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या होता है। तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे हमारा 53वां प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो CD अक्षर जो हम प्रयोग करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में करते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को भंडारित करता है, स्टोरेज करता है, उसे हम चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कहते हैं। आगे प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर जो है वो हमारा हार्डवेयर नहीं है। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक ये सभी हार्डवेयर में आते हैं। जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जो उसको छू नहीं सकते सिर्फ देख सकते हैं वो सॉफ्टवेयर। 56 है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। 56 का आंसर हो जाएगा कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग किसे कहा जाता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो सॉफ्टवेयर शब्द जो संसाधन में प्रयोग किया जाता है वो होता है पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड, ये सभी। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्न के प्रयोग से। तो सही आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप्स यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट से होता है लघु रूपकरण संभव होता है। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? तो आईसी चिप्स जो बना होता है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर ए। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? तो ये वही प्रश्न है, सिलिकॉन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। 61 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम कंप्यूटर है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स में प्रयोग होता है, सिलिकॉन। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है किससे? तो आईसी चिप का जो निर्माण किया जाता है वो सेमीकंडक्टर से, अर्धचालक से किया जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जा सकता है क्या कहलाता है? मोडेम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों की आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल में प्रयुक्त को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? मोडेम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है। मॉडेम किसको किससे जोड़ता है? हार्डवेयर है ये मॉडेम, तो ये टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को जोड़ता है। रोम मेमोरी है किसके लिए? रोम का प्रयोग केवल पढ़ने के लिए, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हिंदी में लिख दिया है केवल पढ़ने के लिए। गजब का प्रश्न हिंदी में लिखा है। अगला है 67 कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? अस्थायी मतलब परमानेंट वाला, तो इसे हम रोम कहते हैं। रोम का मतलब, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम का पूर्ण नाम क्या है? तो 68 का वही है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का प्रयोग क्या है? इसको राम ना पढ़िएगा, इसको रैम पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ड्रम पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर, ईयरफोन और डिजिटल कैमरा। तो सही आंसर हो जाएगा डिजिटल कैमरा जो है आउटपुट नहीं है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है किसका? तो ये सभी उदाहरण हो जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑप्शन नंबर बी। 72 है कि कोबोल क्या है? तो कोबोल क्या होता है? ये एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा होती है, ऑप्शन नंबर बी। ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या होता है? तो ओरेकल जो है डाटा सॉफ्टवेयर होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 74 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी, फास्ट और फोर्ट्रॉन। कौन सी भाषा नहीं है? तो फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? जावा, C++, रोम और पास्कल। तो सही आंसर हो जाएगा रोम। अगला प्रश्न हमारा 76 की निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। असेंबलर का कार्य क्या है? देखेंगे, लंबा ऑप्शन है। 77 का हो जाएगा असेंबलर की असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलने का काम होता है असेंबलर का। अगला प्रश्न हमारा 78 की भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है व निष्पादित करता है क्या कहलाता है? जिसको समझेगा, जिसे दिखाएगा, मशीनी भाषा के नाम से जाना जाता है। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित क्या करता है? .com क्या बताता है? तो ये बताता है कि ये एक कॉमर्शियल वेबसाइट है, कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल को दर्शाता है। आगे है सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे किसका? तो सही आंसर हो जाएगा रिपीटर का, ऑप्शन नंबर ए। 81 है कि कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है? तो USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए।
82 क्या है कि माउस है, तो माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस या प्लॉटर। तो निम्न में से जब बात क्या है तो माउस जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो आज और कल जो होता है वो कीबोर्ड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब तो अंदर ही। आगे है 85 की कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर में पासवर्ड किससे बचाता है, तो तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, और पासवर्ड का सुरक्षा क्या करता है, घरे गेला पर पापा मम्मी से, है ना। आगे 86 है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है और जिसका शादीशुदा रहता है उसको बीवी से। 86 का क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉजिकल सिद्धांत पर। 87 है निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो कंप्यूटर आंकड़ा की त्रुटि बग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ 88 है OMR, बहुत एग्जाम देते हैं OMR पे, बताइए तो, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए। IRC का तात्पर्य क्या होता है, IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न हमारा CAD का तात्पर्य क्या है, CAD, तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा 91 की शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है, जब शासन में प्रयोग करते हैं तो ई गवर्नेंस कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, है ना। गवर्नमेंट इस बार अधिकांश काम जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से ही कर रहा है। 92 है कि कंप्यूटर अपनी शक्ति प्रदान करता है अपनी गति से, शुद्धता से, स्मृति से, इनमें सभी से, तो ये सभी हो जाएगा। प्रश्न हमारा 93 की वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो वीडियो मेल से हम भेजते हैं ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज। ये सब अब कोई पूछे की चीज़ है, सब व्हाट्सएप चलवेला जानते हैं। डाटा का एक वचन क्या होता है, तो डाटा का एक वचन होता है डेटम, सोच लीजिए, हिंदी भी पढ़ना है, डाटा का एक वचन डेटम, न याद रहलो तब पिटेबा तब पिटम। 95 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रश्न हमारा 96 की MS वर्ड प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा, किस हेतु, तो MS वर्ड का प्रयोग हम करते हैं पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखेंगे अगला है 97 कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, तो वेब प्लस लॉग को ब्लॉग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, 98 देखेंगे, तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया को हम एग्जीक्यूटिंग के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है 99 की वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है किस पर, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर, ऑप्शन नंबर सी। और आखिरी प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्ट्राविस्टा, साइंस डायरेक्ट या ऑरकुट। तो सर्च इंजन जो नहीं है वह है ऑरकुट, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था पूरा का पूरा 100 प्रश्न 66 का, आपके PDF में हमने आंसर भी दे दिया है, सब अपने अपने ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोग इससे हमें उम्मीद है आपने ये दोनों सीरीज को अच्छे से देखा होगा, और इसको एक बार और रिवीजन करके भी ज़रूर देख लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके साथ साथ अब ये ध्यान में रखेंगे कि आपका 4 दिसंबर को बिहार दरोगा का ओपन टेस्ट कराया जा रहा है, तो उसमें आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ये टेस्ट पटना में होगी, गांधी मैदान में। इसके लिए आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया जा रहा है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर जाएंगे और साथ ही साथ उससे हमें पता चलेगा, और आप कमेंट में बता देंगे सर हमारे आई एम कमिंग या आ रहे हैं, ऐसा आप टाइप कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले के भी वीडियो आपको दे दिए गए हैं, मार्क्समैन का अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।